लॉ से डिफाइन कर सकते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बार मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट का डिवाइस है। जुगाड़ बड़ी अच्छी है कि हमने क्या किया, एक ये सेटअप बनाने वाले हैं। मींस ये हमारा मरकरी था, ऑब्वियसली ये भी मरकरी है, और ये हमने यहां वैक्यूम बनाया, और यहां अगर वैक्यूम है और यहां से पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो पी एटमॉस्फेरिक धक्का देगा, ये ऊपर चलेगा, तब तक चढ़ता रहेगा जब तक कि इसकी हाइट, अब देखिएगा क्या मैं ई और बी पे प्रेशर बराबर कर सकता हूं? डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इन दो का बराबर है और सेम लेवल पे जाऊंगा तो इस तरीके से बराबर, ऐसे नहीं बराबर है, समझ गए? क्योंकि फ्लो अलाउड था तो इन दोनों का प्रेशर बराबर है। और पी ए कितना है? पी नॉट। पी बी कितना है? 0 प्लस एच रो जी। इसका प्रेशर पी नॉट है क्योंकि सीधे एटमॉस्फेयर लग रहा है। इस पॉइंट का प्रेशर, वैक्यूम का प्रेशर 0 प्लस रो जी एच है। तो इससे यह पता चला कि सीधे पी नॉट एच के टर्म में निकल आएगा, तो यहां हाइट आती पी नॉट बाय रो जी। पी नॉट की वैल्यू है 10 पे 5, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 पे 3 इंटू 10, तो ये बना 10 अपॉन 13.6 0.76 मीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर। ये लगभग 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये वैसे हम डायरेक्ट सोच सकते थे, समझिएगा, मर्क्यूरी पानी के मुकाबले 13.6 गुना ज्यादा हैवी है। पानी में 10 मीटर पे 1 एटमॉस्फेयर का चेंज आता था, तो मर्क्यूरी में ये आया समझ? मर्क्यूरी पानी से इतना हैवी है, पानी में 10 मीटर पे 1 एटीएम का चेंज आया था, तो मर्क्यूरी पे 13.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतने पे आएगा, मतलब 76 सेंटीमीटर पे ही 1 एटमॉस्फेयर का चेंज आ जाएगा। और ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा, तो जो ही 76 सेंटीमीटर जाओगे ये प्रेशर घट के 0 हो जाएगा। तो इवन हम इसको एज ए यूनिट यूज कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। जैसे देखिएगा 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसका मतलब ये 20 बाय 76 एटमॉस्फेयर है। 76 सेंटीमीटर का कॉलम 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर का कॉलम 20 बाय 76 एटमॉस्फेयर के बराबर है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए 8 मीटर ऑफ वाटर, ये 8 बाय 10 एटमॉस्फेयर, 10 मीटर पे 1 एटमॉस्फेयर आ रहा था, तो 8 मीटर पे 8 बाय 10 एटमॉस्फेयर है। पक्का समझ गए? जनरली हम मर्क्यूरी को ही यूज करते हैं, क्योंकि जरा सोचिए अगर मैंने इसकी जगह पानी यूज किया होता तो 10 मीटर की ट्यूब बनानी पड़ती। 10 मीटर की ट्यूब काफी बड़ी हो जाती, हैंडल कैसे करते? अभी एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी है, वैक्यूम कैसे बनाएंगे? वैक्यूम बनाना आसान काम नहीं है। मान लो आपने सक्शन पंप से वैक्यूम बनाया, आप एयर को सक करते गए, तो मैं ये कह रहा हूं सक्शन पंप से इंपॉसिबल है वैक्यूम बनाना, कुछ ना कुछ एयर पक्का बच जाएगी। पहले ये सक्शन पंप से क्यों नहीं बना सकते, वो भी आसान है। मान लो ऐसा था, आपने इसमें से एयर खींच ली, ऐसा था, पहले हमने क्या किया, अंदर पी नॉट बाहर पी नॉट, तो लेवल आएगा ही नहीं। अब हमने इस पर सक्शन पंप लिया, मतलब एक सिरिंज ली, सिरिंज को ऐसे पिस्टन से खींचा, हवा खींच ली। अब आप जब सिरिंज को खींचोगे तो पूरी हवा नहीं खींचेगी, ये एयर का, इस एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ? इस एयर पहले इतने वॉल्यूम में थी, अब इतने वॉल्यूम में आ गई। अब आपने क्या किया, ऐसे खींची, हाथ बंद किया, इसको बाहर निकाल दिया, तो आपने पार्ट ऑफ एयर बाहर निकाल दी। फिर सिरिंज खाली की, फिर इसमें लगाई, फिर खींची,
फिर से पार्ट ऑफ एयर ही बाहर निकलेगा, और ऐसे पार्ट करते करते इनफाइनाइट अटेम्प्ट लगेंगे पूरी एयर को खत्म करने के लिए। ये कंटेनर है, 1 मिनट, इसके अंदर n मोल्स हैं। आपने अब ये एयर दोनों चली गई, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वॉल्यूम के रेशियो में बढ़ गए। तो अगर इसका वॉल्यूम v है, इसका v0 है, तो अब इस पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? v0 बाय v प्लस v0 इंटू n। इस पे कितने बचे? v बाय v प्लस v0 इंटू n। रेशियो में बांट दिया नंबर ऑफ मोल्स को। अब हमने ये हटा दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स n से इतने हुए, एक फ्रैक्शन कम हुए, और हर बार इतने ही फ्रैक्शन कम होंगे, तो एक तरीके से जीपी बन गई। तो इनफाइनाइट टर्म्स लगेंगे खाली करने के लिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है आपने पूरी एयर इसकी निकाल के इसमें भर ली, तो यहां आ गया वैक्यूम, फिर इसको रोक कौन रहा है वापस जाने से? आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि पूरी एयर यहां खींच लो। वाटर के अंदर एयर डिजोल्व हो जाती है, मर्क्यूरी के अंदर एयर डिजोल्व नहीं होती। तो मर्क्यूरी बड़े काम की चीज है कि हम क्या करेंगे, इसको पूरा भर देंगे, पूरा मुंह तक मर्क्यूरी से भर दिया, और ये लगभग मैंने ले लिया 100 सेंटीमीटर, और इसको मैंने एकदम से पलट दिया। एकदम से पलटा तो इस पे आया 100 सेंटीमीटर भर गया, लेकिन हाइट तो 76 ही बैलेंस होगी, मतलब 24 सेंटीमीटर, और जब वो नीचे ही गिरेगा परफेक्ट वैक्यूम छोड़ते हुए आएगा, क्योंकि एयर को मौका ही नहीं मिलेगा घुस के अंदर चली जाए, क्योंकि एयर डिजोल्व ही नहीं हो सकती। फिर से वाटर में ये दिक्कत आ जाती कि अगर वाटर यूज करते तो ये समस्या भी है कि वाटर के अंदर एयर डिजोल्व हो जाती, तो आप प्योर वैक्यूम उसमें भी नहीं बना पाते। और एक और बात है, 1 मिनट, मर्क्यूरी चिपकती भी नहीं है, तो पूरी तरह से खाली करते हुए आएगा। ये मर्क्यूरी है, हमने क्या किया, ये ऐसे लिया और इसके अंदर ऐसे डुबो दिया। तो जब आप डुबा रहे थे तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक है पक्का, क्योंकि आपने इसको वैक्यूम तो बनाया नहीं, एयर इसके अंदर ट्रैप्ड है। अब आप इसको दबा रहे हो, और अगर आप इसको दबा रहे हो तो ये दबेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा ये फोटो ऐसा कुछ बनेगा। अगर होल्ड कर दिया तो हमेशा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर होल्ड कर दिया तो फिर ये लेवल हमेशा बराबर है। होल्ड कर दिया तो यहां P0 है, तो इसका लेवल और इसका लेवल सेम है। होल्ड नहीं किया तो इसका प्रेशर P0 से बड़ा है। बड़ा समझ में आया क्यों? पहले इतनी लेंथ थी, अब लेंथ कम है, क्योंकि मर्क्यूरी ऊपर चल गई, तो ये प्रेशर P0 से बड़ा हो गया। और अगर ये प्रेशर P0 से बड़ा हो गया तो फिर ये कुछ केस ऐसा बनेगा। तो बैरोमीटर में हम ट्यूब भर के उल्टा करते हैं, ये वैक्यूम क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है, और ये हमारा बैरोमीटर का एक्सप्रेशन है। सेकंड आया मैनोमीटर, और ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, इससे हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। तो जैसे ये यहां एयर है, यहां पे मान लो प्रेशर P0 है, यहां पे प्रेशर P एयर है, तो हम अभी भी बॉटम पे बराबर कर रहे हैं, ये H1 ये H2, तो P एयर प्लस H1 रो जी इज इक्वल टू P0 प्लस H2 रो जी, तो P एयर इज इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा H रो जी। और उम्मीद है समझ आए। और ये सीधे दिख रहे हैं कि इसका ज्यादा है, तभी तो इसने इसको दबा दिया। और कितना ज्यादा है डेल्टा H रो जी, क्योंकि तो यहां क्या होता है, अपेरेंटली हम इन दो के बीच में सीधे लगा देते हैं, क्योंकि इन दो के बीच में बराबर है, सेम हाइट पे चले गए तो बराबर था। एक्चुअली दिस टर्म इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर है एक्सिस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेयर। इसकी मीनिंग एक्सिस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का P0 है, उससे कितना ज्यादा है वो गेज प्रेशर है। समझ गए? तो जैसे हम कहते हैं कि टायर बस्ट हो गया, तो टायर के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर 0 नहीं है, उसका गेज प्रेशर 0 है, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है उसके पास। तो ये कॉमन सेंस होना इसलिए जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देखिए,
30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मरकरी, मरकरी, यहां पे प्रेशर P0। अब जैसे हमसे पूछा होता PA कितना है, PB कितना है, तो यहां देखिए यहां से 76 लग रहा है, लेकिन यहां मरकरी, ये भी मरकरी है और वो भी 76 मरकरी के टर्म में ही पता है, तो इसका प्रेशर इसके प्रेशर से 20 कम है या ज्यादा? कम। तो PA की वैल्यू 76 माइनस 20, समझ गए? 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, समझ गए? और इसी को 56 बाय 76 एटमॉस्फेयर लिख सकता हूं। अब PB की वैल्यू देखें तो यहां से PA है, यहां से PB है, तो ये PA प्लस 30 इजिकल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस 20, तो 76 माइनस 20 प्लस 30, 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो 86 बाय 76 एटमॉस्फेयर, समझ गए? या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए का गेज प्रेशर -20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, आया समझ में? बी का गेज प्रेशर +10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ऊपर है तो गेज प्रेशर पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और एग्जैक्टली बराबर है तो गेज प्रेशर 0। क्वेश्चन 1, taking P atmospheric is equal to 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? फाइंड प्रेशर ऑफ एयर ट्रैप्ड, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन ट्यूब if it is pressed by further by 25 centimeter. Use isothermal process. तो देखिए पहला क्वेश्चन सिंपली क्या है कि बाहर एटमॉस्फेयर है, तो उस हिसाब से ये 75 जाना चाहिए, लेकिन गया 50, कम गया, इसका मतलब ऊपर वैक्यूम नहीं है, ऊपर कोई एयर है। तो पहला पूछा है एयर का प्रेशर कितना है। दूसरा और भी अच्छा क्वेश्चन कि अगर हमने इसको दबा दिया, तो इसकी हाइट बची 85, हमने इसको इस तरह दबाया कि ये हाइट 85 बची। पहले बाहर कितनी थी? 75, 75 थी, प्रेस किया तो नाउ इट इज 50, ठीक है? और अब ये 50 है, तो अंदर ये लेवल कुछ अननोन आ जाएगा, x, समझ गए? कि दबाओगे तो ये लेवल कुछ ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली x कुछ और होगा। अब वो पूछा है x कितना होगा। एक बात ऐसा लगता है कि हो सकता है मर्क्यूरी पूरे में भर जाए। अगर मर्क्यूरी बिल्कुल टॉप तक चली गई तो ये वॉल्यूम काफी कम हो गया, ये काफी कम हो गया, तो P1 V1 P2 V2 के हिसाब से इसका प्रेशर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर मर्क्यूरी ऊपर गई कैसे? फिर इतना हाई प्रेशर है तो, इसीलिए एक्स अननोन मानना पड़ेगा। क्वेश्चन 2,
पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई होगी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में नहीं बनी क्वाड्रेटिक। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में यहां 2 रो है, यहां रो है, ये लेवल नहीं दिया, ये आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया कि मैंने राइट लिम में एक 3 रो का लिक्विड भरना चालू कर दिया और तब तक भरता गया जब तक कि ये हिस्सा खाली होकर उधर नहीं पहुंच जाता, जब तक कि यहां पे ये पूरा हिस्सा खाली हो गया। समझ गए? मतलब मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, राइट से लेफ्ट में ले जाना है, तो ये पूरा लिक्विड इधर है, ये पार्ट निगलेक्ट कर दीजिएगा, ये काफी कम लेंथ है। समझ गए? तो फर्क नहीं पड़ता यहां है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर एक 3 रो की डेंसिटी भरी, ये नीचे उतरेगा, 3 रो इसमें आएगा और ये इधर खिसक गया। तो लेवल ऑफ लिक्विड ऑन ईच साइड आपको निकालना है, कितना होगा, टोटल लेवल कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग। एक ट्यूब है सर्कुलर, उस सर्कुलर ट्यूब में एयर भरी है आधे में, एग्जैक्टली आधे में 2 लिक्विड है, लेकिन इन लिक्विड का जंक्शन पॉइंट एग्जैक्टली बॉटम पे। यहां पे एक डॉटेड लिक्विड है जो डेंसिटी ρ2 है, यहां कोई सॉलिड लिक्विड है जिसका, समझ गए, सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड शेडेड, समझ गए। तो ये ρ1 है, ये ρ2 है और इनका जंक्शन एग्जैक्टली बॉटम पे। तो अब आपको बताना है ρ1 और ρ2 में रिलेशन क्या है। एंगल अच्छा दिया है 37 डिग्री। अंडरस्टूड है? ये भी 37 है। चलो पहला क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ एयर ट्रैप्ड। तो पी एयर प्लस 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू पी नॉट, ये 75 है, तो 25 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रफली 1/3 एटमॉस्फियर। तो सेकंड क्वेश्चन, हाइट ट्यूब। अब हमें निकालना है कि अगर हमने इसको दबा दिया तो ये x है, तो ये वाली लेंथ 50 माइनस एक्स है और इसका प्रेशर 75 माइनस एक्स है, क्योंकि यहां प्रेशर 75 है, तो इसका और इसका बराबर करते हैं प्रेशर, तो यहां बराबर करते हैं, तो 75 इक्वल टू पी एयर प्लस एक्स, तो पी एयर 75 माइनस एक्स। अब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर पहले ही कितना था 25, वॉल्यूम था 25 इंटू एरिया, अब प्रेशर है 75 माइनस एक्स, वॉल्यूम है 50 माइनस एक्स इंटू एरिया। ये क्वाड्रेटिक है।
अब वैसे ये बड़ी क्वाड्रेटिक दिख रही है, फिर भी हम इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करते हैं, 25 से डिवाइड कर दूं सबको। 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स डैश 2 माइनस एक्स डैश, वेयर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स बाय 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब तो ठीक है, छोटी क्वाड्रेटिक है, समझ गए? तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a ये बनता। लेकिन ये वैल्यू आई x डैश बाय 25 की, तो x बाय 25, तो x की वैल्यू 25 5 माइनस रूट 5 बाय 2। प्लस वाला इसलिए डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 50 से ज्यादा हो जाएगी। ये आंसर है। अब आ गए अपन अगले क्वेश्चन पे। तो हाइट h, इसका और इसका प्रेशर बराबर करना है। तो इसका प्रेशर P0 प्लस रो जी, शायद ये कितना था 20, रो जी 20 इज इक्वल टू, वहां P0 प्लस ये 2 रो था शायद, है ना, रो जी एच प्लस रो 2 रो जी 10। P0 से P0 काटा, तो 2 इंटू 20 40 इज इक्वल टू एच प्लस 20। एच की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो एच की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो मैंने इस पॉइंट का प्रेशर बराबर किया P0 प्लस रो जी इंटू 20, इसका P0 प्लस रो जी इंटू एच प्लस रो जी इंटू 10। अब हमने एक और लिक्विड इसके अंदर डाला और पता नहीं कितना, तो ये x मान लो, और अब ये ऐसा है और ये 10 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया 30, और ये जितना था अभी भी उतना ही है क्योंकि ये 20 निकला था तो 20 रहेगा। बस हमें वो x चाहिए। ये रो 2 रो 3 रो, तो 2 रो जी इंटू 30, 3 रो जी इंटू एक्स, रो जी इंटू 20, तो 60 इज इक्वल टू 3x प्लस 20, x इज इक्वल टू 40 बाय 3 सेंटीमीटर। और शायद लेवल पूछा था, तो इस तरफ आंसर 30 है, उस तरफ आंसर 100 बाय 3 है। तो वंस अगेन हमने इन दो पॉइंट का प्रेशर बराबर किया और यहां पे भी इन दो पॉइंट का प्रेशर बराबर करेंगे। तो ये प्रेशर अगर मैं यहां से निकालूं और यहां से निकालूं तो बराबर आना चाहिए। तो कितना है ये थीटा है, ये थीटा है, ये रेडियस r है, यहां से यहां तक दूसरा लिक्विड है, ये दूसरा। तो यहां से ये वाली हाइट h1, ये वाली हाइट h2, h1 की वैल्यू, ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो r का साइन थीटा, r माइनस r साइन थीटा, और h2 r प्लस r साइन थीटा, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। तो इनका प्रेशर दोनों जगह से बराबर कर दूं, तो रो 1 जी h1 r माइनस r साइन थीटा, रो 2 जी h2 r प्लस r साइन थीटा। तो रो 1 बाय रो 2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 3/5 है। mgh में हाइट तो यही कैलकुलेट होगी ना, यही तो हमने अभी बात की कि हाइट तो फ्री सरफेस से ही लेनी है, तो इसके भी लिए भी हम वही बात करेंगे। तो लगा रही होंगी तभी तो हम पूरे सरफेस को फ्री मान पाए, तभी तो हम ऐसा मान पाए कि हमने यहां से यहां प्रेशर चाहिए। तो जैसे हमने ये सिलेंडर माना पहला, दूसरा सिलेंडर ये माना, तीसरा सिलेंडर ये माना, मान सकते हैं? सोचो, देखो पहला ये माना तो रो जी h1 का चेंज आया, इसका और इसका बराबर है, हॉरिजॉन्टल है, रो जी h2 हॉरिजॉन्टल है, बराबर है रो जी h3, हॉरिजॉन्टल बराबर है रो जी h4, हॉरिजॉन्टल है बराबर है रो जी h5। कुछ समझ में आया? तो हम सीधे इसका रो जी h1 h2 h3 h5 हो गए, सीधे हम वर्टिकल हाइट ले पा रहे। आखिरकार ये पहला लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। खासकर ये पक्का समझ में आया कि हम हाइट ये वाली कैसे ले पा रहे हैं, ठीक है।
फ्री सरफेस से सीधे हम हाइट ले रहे हैं, और मैं ऐसे कह रहा हूं हम ऐसे ऐसे मूव करते गए, हम पूरे कंटिन्यूअस लिक्विड में मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में चेंज आएगा नहीं, जो आएगा वर्टिकल में चेंज आएगा, और सभी के वर्टिकल का समेशन यही आएगा, तो अपने आप रो जी एच आएगा। सेकेंड लॉ इसमें है पास्कल्स लॉ, और ये सिंपली क्या है, बड़ा सही स्टेटमेंट इसका, प्रेशर चेंज subjected at any point in static liquid is transferred throughout the liquid undiminished. लैंग्वेज देखिएगा क्या है, प्रेशर चेंज सब्जेक्टेड एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक लिक्विड, हर टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक लिक्विड ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द लिक्विड अनडिमिनिश्ड, मतलब ये क्या है कि अगर लिक्विड का प्रेशर, समझिएगा बहुत आसान है वैसे, ये लिक्विड है, ऊपर एयर थी, ये एयर है, अगर आपने इस एयर का प्रेशर बढ़ाया, एयर का प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो सिर्फ एयर का प्रेशर नहीं बढ़ा है, इस पॉइंट पे हर जगह प्रेशर बढ़ गया होगा, और इस पॉइंट पे बढ़ा होगा तो इस पॉइंट पे भी बढ़ा होगा, तो इस पॉइंट पे भी बढ़ा होगा, इन पे भी, इन पे भी, इन पे भी, हर जगह प्रेशर बढ़ गया होगा। वजह बड़ी आसान है, अगर नहीं बढ़ा होता, मान लीजिए इसकी वजह से इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाता और इसका नहीं बढ़ता, तो ये लिक्विड फ्लो कर जाता, तो एक का बढ़ता दूसरे का नहीं बढ़ता, तो लिक्विड फ्लो कर जाता, ठीक है। और वर्टिकल में, अगर वर्टिकल में इसका बढ़ जाता और इसका नहीं बढ़ता, तो एमजी बैलेंस नहीं होता, पहले एमजी बैलेंस हो रहा है, अगर अब भी एमजी बैलेंस हो रहा है, तो जितना चेंज यहां आया वही चेंज यहां आएगा, तो एमजी बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि पहले इन दोनों का डिफरेंस P2 और P1 का डिफरेंस mg के बराबर था। अब अगर मैंने मान लीजिए यहां पे प्रेशर P0 बढ़ा दिया, तो इसका प्लस P0 हो गया, तो इसका भी प्लस P0 होगा, नहीं तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो इससे ये पता चला कि वर्टिकल में हर जगह बढ़ना चाहिए और हॉरिजॉन्टल में भी हर जगह बढ़ना चाहिए, नहीं तो लिक्विड मूव कर जाएगा। मतलब आप कहीं भी प्रेशर बढ़ाओगे, चेंज हर जगह हो। और बड़ा ही आसान है इसका एग्जांपल, कि मान लीजिए ये बलून होता जिसके अंदर पानी है, छोटा सा होल है जिसमें से पानी फेंक रहा है। अब चाहे बलून यहां दबाओ, चाहे यहां दबाओ, चाहे यहां दबाओ, कहीं भी दबाओ स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ गई मतलब इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ा है। और अगर ये होल एक से ज्यादा जगह भी किए होते, अब भी आप कहीं भी प्रेशर बढ़ाते, हर जगह स्पीड बढ़ती, इसका मतलब वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। आया समझ में? तो एक जगह आप जो प्रेशर बढ़ाओगे, वही प्रेशर हर जगह बढ़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसीलिए जैसे देखिए कि मान लीजिए कोलगेट का ट्यूब है, कोलगेट में हम कहीं से भी दबाएं अगर पूरा भरा है, समझ गए? कोई भी ट्यूब ये है, पूरा भरा है, अब चाहे हम यहां दबाएं, यहां दबाएं, यहां दबाएं, बाहर तो यहीं से निकलेगा, और एक्चुअली कहीं और होल होगा तो वहां से भी निकलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप प्रेस किस जगह कर रहे हो, बशर्ते उसके अंदर एयर भरी नहीं होनी चाहिए। अगर एयर है तो दबाने पे पहले एयर निकलेगी, फिर इसका नंबर आएगा। तो हम क्या बात करें, पूरा भरा है, तो आप कहीं भी प्रेशर अप्लाई करोगे, हर जगह से वो प्रेशर चेंज रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये एक पिस्टन है, कंटेनर है, मैंने एक होल यहां कर रखा है, एक होल यहां कर रखा है, और एक होल यहां कर रखा है जिससे पानी निकल रहा है, मतलब ये लिक्विड अंडर प्रेशर होगा। अब मैंने इसको दबाया, तो अगर इसको दबाऊंगा तो अकेले इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, सबकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इसकी भी बढ़ेगी, स्पीड इसके भी बढ़ेगी, स्पीड इसकी भी बढ़ेगी, तो इसको प्रेस करने पे सभी की स्पीड बढ़ेगी। ये पास्कल्स लॉ है। यही वजह है कि P0 का असर हम हर जगह लेते हैं,
इधर भी लेते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी कैलकुलेट करेंगे पी नॉट का असर आएगा। ठीक है, अब पूरी लैंग्वेज समझते हैं। प्रेशर चेंज सब्जेक्टिव एट एनी पॉइंट, कहीं भी आप प्रेशर बदलाव करोगे स्टैटिक लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में रखना है, तो थ्रू आउट द लिक्विड, लिक्विड के हर पॉइंट पे ट्रांसफर होगा। और ये देखिए अनडिमिनिस्ड, ऐसा नहीं है कि बड़े डिस्टेंस पे डंपिंग हो जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अगर ये ऐसा होता, यहां से बहुत दूर ये पिस्टन है, एक पिस्टन यहां है, अगर मैंने इसको दबाया तो ये कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो ये पक्का उठेगा। और बात सही है, क्योंकि हमने दबाया, वॉल्यूम कम हो गया तो कहीं तो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इसका असर वहां तक जा रहा है और ये अनडिमिनिस्ड जाएगा। मींस अगर इसका एरिया 10/4 A है, इसका एरिया A है, तो इस पे अगर F लगेगा तो इस पे F/4 ट्रांसफर होगा। रोकने के लिए F/4 चाहिए, तो यहां हमने प्रेशर कितना बढ़ाया, F/4 है, तो यहां भी उतना ही बढ़ेगा। मतलब अगर हमने यहां ये बंद कर रखा होता, बंद कर रखा होता, तो यहां अपने आप F/4 ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि हमने लगाया प्रेशर। तो ये प्रेशर एक्स्ट्रा सिर्फ यहां नहीं बढ़ा, यहां भी बढ़ गया, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए इस दीवार को फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम इसी का यूज कर ले, ये पक्का समझ में आया। और सिर्फ यहां नहीं, हर जगह अगर ये ऐसा होता तो यहां भी F/4A इतने का चेंज आ जाएगा प्रेशर का, और यहां भी चेंज आ जाएगा, यहां भी चेंज आ जाएगा, हर जगह इतने ही प्रेशर का चेंज आ जाएगा। ये पास्कल्स लॉ, ठीक है। और इसका यूज बड़ा अच्छा कर लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में, कि हम इसी चीज का उल्टा यूज कर सकते हैं। चूंकि प्रेशर बराबर चेंज आना है, तो अगर ये छोटा एरिया लिया हमने A, ये हमने बड़ा एरिया ले लिया मान लीजिए 50A, तो हम इस पे फोर्स F लगाएंगे, तो यहां पे रोकने के लिए 50F चाहिए। आया समझ? मतलब हम F की मदद से 50F बैलेंस कर पा रहे हैं। तो अब सोचिए कि यहां रख लो कार, ये कार बना लू, ये कार रख दी। अब मैं कार का वेट अगर mg होगा, तो यहां पे फोर्स mg/50 से ही काम चल जाएगा। तो ये हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हो सकता है आपने ये कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट में ये बनाया होगा कि ये सिरिंज ली, सिरिंज को आप दबाओगे, यहां से ये ट्यूब ली, और ट्यूब को एक बड़ी ट्यूब से किया, और इस पे एक हैवी मास रख दिया, और आप यहां हाथ से दबाओगे और वो उठ जाएगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। देखो कैसे, ये टायर घूम रहा है, साइकिल का टायर ले लें, साइकिल के टायर में ब्रेक ऐसे होते हैं, इन पे धक्का लगता है, ये रुकता है। अब हमने क्या किया कि यही मैकेनिज्म बनाने के लिए हमने इस पे फोर्स लगाया कि आपको दिख जाए, इसीलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। ये अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये आपकी रबर का कुछ है जो इस पे कनेक्ट होगा। अब आपको इसको रोकना है, ये व्हील ऐसे घूम रहा है, तो आपको इसको जोर से दबाना पड़ेगा। इसको दबाओगे, फ्रिक्शन आएगा, रुकेगा। अब हम करते क्या है कि इसको जो हमने कनेक्ट किया वो किसी ऐसे सिस्टम से यहां इससे कनेक्ट कर दिया, और ये एरिया मान लीजिए 100A है, ये A है, और हमने जब ब्रेक लगाए तो हमने इसको दबाया, तो हमने इस पे F लगाया, लेकिन यहां ट्रांसफर कितना हुआ, 100 है। जैसे 100 लोगों ने एक साथ इसको पकड़ लिया हो। आ गया समझ में? तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। और ये पहली बार नहीं है जहां हम मैकेनिकल एडवांटेज कर रहे हैं, कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। हम ये बचपन से ही करते हैं। इतना बड़ा पत्थर उठाना हो जो कि वैसे खिसकाना मुश्किल है, लेकिन खिसका लेते हैं ना इससे, ये जुगाड़ बना के। समझ गए? ऐसे ही नट क्रैकर जो होता है, नट क्रैकर या सिंपली ये डिवाइस, समझ गए? यहां रखा और दबा दिया, फूट गया। अब आप सोचिए कि आप इसको नॉर्मली नहीं फोड़ सकते थे,
कि नॉर्मली इस पे रखो और आप उसके ऊपर दबा दो और फूट जाए, कि आप ऐसे करो कि ये ब्लेड ली, ये रखा और आप इसको ऊपर से दबाओ और फूट जाए, लेकिन ऐसे में फूट जाता है क्योंकि यहां पे हमने एफ लगाया, इसके अबाउट ये हिंज है, तो ये अगर x है, ये अगर 10x है, तो इस टॉर्क को रोकने के लिए जो फोर्स आएगा वो 10F आएगा। तो हम लगा F रहे हैं, ट्रांसफर 10F हो रहा है ना, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, पुली में थाई कि हम F लगाएंगे, ये M उठाने के लिए आपको सिर्फ mg/3 लगाना पड़ेगा, ये भी मैकेनिकल एडवांटेज है। तो हम कई बार लेते आ रहे हैं, लेकिन ये मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ फोर्स है। ये इस पे F लगाया, ट्रांसफर ये हुआ, लेकिन जरा सोचिए जब ये x जाएगा ये कितना उठेगा, x/50। ये अगर x जाएगा ये x/3, और शायद ये भी समझ गए थीटा दोनों का बराबर है, तो जितना थीटा ये घूमेगा उतनी थीटा ये है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट x थीटा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 10x थीटा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फोर्स का इनवर्स रेशियो, मतलब वर्क डन दोनों जगह बराबर है, मतलब ये एनर्जी का गेन नहीं है, ये फोर्स का गेन है। आ गया समझ में? तो हम फोर्स कई गुना ले रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, लेकिन अगर आपको बैलेंस ही करके रखना है तो डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ बैलेंस ही करना है, तो बैलेंस तो आप कर लोगे बिना वर्क किए, लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो कार को उठाने के लिए एनर्जी जितनी नॉर्मली चाहिए उतनी इससे चाहिए, क्योंकि कार को अगर x उठाना है तो इसको 50x नीचे जाना पड़ेगा, तो वर्क डन mg इंटू एक्स, वर्क डन इतना ही, एनर्जी तो उतनी ही है। तो मैं जो टर्म कह रहा हूं कि एनर्जी के पैसे लगते हैं, फोर्स फ्री आता है, फोर्स फ्री है, मार दिया आ गया, फोर्स तो कहीं से भी ले लो, समझ गया ना। फोर्स तो जैसे मान लीजिए ये बोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है लेकिन सोर्स ऑफ फोर्स है, समझ गया ना, सोर्स ऑफ फोर्स तो है, फोर्स जितने चाहे ले लो। तो दरअसल हमने F लगाया, इस पर 3F ट्रांसफर हुआ, तो बचा हुआ 2F किसने दिया, वॉल ने। हमने F लगाया, ट्रांसफर इस पर 3F हुआ, तो हमने तो F लगाया, तो एक्स्ट्रा 2F किसने दिया, फिर दीवार ने। तो दीवार फ्री का फोर्स दे सकती है, एनर्जी नहीं दे सकती। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें लिक्विड की एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि इनकंप्रेसिबल है, लिक्विड दब नहीं रहा है, वॉल्यूम कंजर्व्ड है।